इंसानी ज़हन कहाँ तक पहुंचेगा? क्या इसका तयन किया जा सकता है? मैंने पूछा और पिंकी मुझे देखने लगी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा ज़हन वाकई बड़ा मुरत्ता है। हालांकि तुम्हारी तबीयत की सादगी देखकर अंदाजा नहीं होता कि तुम्हारी सोच भी इतनी गहरी होगी। पिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे ख्याल में इंसानी ज़हन की तरक्की और इर्तिका का तयन मुमकिन नहीं है। एक बात बताओ पिंकी। हाँ पूछो। समंदर के सीने पर सफ़र कब तक जारी रहेगा? मैंने तुमसे एक बात की थी गोल्ड, क्या तुम्हें वो बात याद है? कौन सी बात? यूं तो तुमने मुझसे बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन क्या तुम्हारा इशारा किसी खास बात की तरफ है? हाँ, मैंने तुमसे कहा था गोल्ड कि तुम सुकून की दुनिया से आए हो। तुम्हारे यहाँ जिंदगी गुजारने के लिए इतनी मुश्किलात नहीं पैदा हुई जितनी इस दुनिया में है। हम अगर कुछ बनने की कोशिश करें तो हमें उसके लिए तमाम दुनियावी इक़दार नज़रअंदाज कर देना पड़ती हैं। हम ये भूल जाते हैं कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन, बल्कि इस दुनिया के ज़्यादातर लोग दोस्तों ही को शिकार बनाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा मासूम होते हैं और इन पर एतबार करते हैं। लेकिन शिकारी भी मजबूर होता है, क्योंकि अगर वो किसी को शिकार ना बनाए तो खुद शिकार हो जाता है। तो मैंने तुमसे कहा था कि यह लांच इंतहाई कीमती है और फिल वक्त है टोनी इसका मालिक, लेकिन तुम इससे ज़्यादा ताकतवर हो। मैंने इस रात तुम्हें देखा, जब तुम जेल से फरार हुए थे तो तुमने इन लोगों को इस तरह नीचा मारा था कि किसी एक आदमी से उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। टोनी तुम्हारी तरफ इसीलिए मुतवज्जा हुआ था कि उसने तुम्हें एक मुनफरिद इंसान पाया, और मैं जो तुम्हारे बारे में इसी अंदाज में सोच रही हूँ उसकी वजह भी यही है। बात वहीं आ गई कि हम में से हर शख्स एक दूसरे से सबकत ले जाने का ख्वाहिशमंद है। इससे कबल कि टोनी तुम्हें अपना मकसद अपनी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल करे, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर इस लांच पर कब्जा कर लो। इस पर जो लोग मौजूद हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हारी देवहकल जिसामत के सामने कोई हैसियत नहीं रखते। अभी लांच समंदर के इस हिस्से में पहुंच जाएगी जहाँ किसी भी किस्म की बैरूनी मुदाखलत का इम्कान नहीं रहेगा। मैं दिलचस्प निगाहों से पिंकी को देखने लगा। उसकी गर्ज सामने आ गई थी और इस दौर के दिलचस्प हंगामों में पूरे होशो आवाज से हिस्सा लेने का मौका फराहम हो गया था। पिंकी अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। इन निगाहों में उम्मीदों बहिम की झलकियां थीं। चुनाचा मैंने उसकी फौरी तसल्ली जरूरी समझी। मैं पहले भी तुमसे वादा कर चुका हूँ पिंकी, लेकिन कुछ सवालात मेरे जहन में हैं। क्या? जैसा कि तुमने बताया था कि टोनी का ताल्लुक गिरोह से है। हाँ, गिरोह के दूसरे लोग भी होंगे। काफी लोग हैं। ये दौलत जो इस लांच पर मौजूद है तमाम लोगों की होगी। हाँ, सभी हिस्सादार होते हैं। जाहिर है बाद में तुम इन लोगों से राब्ता नहीं रखोगी। नहीं, लेकिन तुम इस लांच को लेकर कहाँ जाओगी? ओह डियर गोल्ड, तुमसे मुलाकात के बाद मेरे जहन में ये स्कीम आई थी और मैंने इसके हर पहलू पर गौर किया था। मैं इसके लिए पूरा प्लान बना चुकी हूँ। कैसा प्लान? हम लांच को पॉइंट 80 पर ले जाएंगे। ये एक जजीरा है जो मशरिक वस्ता के इलाके में है, लेकिन गैर आबाद जजायर के सिलसिला में से एक है और आमतौर से स्मगलरों के इस्तेमाल में रहता है। या पूरी पूरी लांचों का सौदा हो जाता है और किसी को नहीं पूछना पड़ता कि वो कौन है और माल की क्या हैसियत है। गोया वहाँ चोरों के चोर पहुँचते हैं। मैंने दिलचस्प लहजा में पूछा। हाँ, ये बज़ाहिर अनोखी हैसियत रखते हैं। यहाँ हर जगह के लोग आते हैं, सिर्फ माल होना चाहिए, सौदा हो जाता है और वहाँ नई लांचें भरकर कहीं से कहीं पहुँच जाती हैं। सूरत हाल सिर्फ ये होती है कि इस गिरोह को पता न चलने पाए जिसका ये माल है। बस कुछ समंदरी कानून ऐसे हैं जिनकी तफसील बहुत तवील है, लेकिन अगर हम अपने काम से फारिग होकर वहाँ पहुँच गए तो हमें बड़ी आसानियाँ होंगी। मुझे इन जज़ायर के बारे में कुछ बताओ। दरअसल ये जज़ायर यूं तो मशरिक़ वस्ता ही का हिस्सा है, लेकिन इन पर किसी की हुकूमत नहीं है। एक मुआहदे के तहत इन जज़ायर को कोई शख्स अपनी ज़ाती मलकियत नहीं कह सकता। इसकी वजह यह है कि इनके जरिए स्मगलिंग का कारोबार बहुत आला पैमाने पर होता है और इन छोटे छोटे ममालिक की बेशुमार ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। चुनांचे इस तरह से इन जज़ायर की सरपरस्ती हुकूमतें करती हैं और यहाँ पहुँच जाने वाले इस हैसियत से तस्लीम कर लिए जाते हैं कि वह तारीख सौदागर हैं। खूब बड़ी उम्दा बात है, बहुत ही पुरलुत्फ। मैंने कहा बाकी अजीबो गरीब कैफियत थी। कैसी अनोखी अनोखी बातें इल्म में आ रही थी। तहजीब की यह दुनिया बज़ाहिर बेहद दिलकश और खुशनुमा हो गई थी, लेकिन अंदर से वहशत के वही आसार नजर आते थे जो इब्तदाई दौर में मौजूद थे। प्रोफेसर, इंसान मुख्तलिफ लिबादों में छुपता चला गया, लेकिन इसकी शख्सियत का नजरिया एक ही रहा। ताकत हो तो अपने आप को मनवाओ, पी सकते हो तो पीस दो और खुश रहो। यही कैफियत इब्तदाई दौर के इंसान की थी। वह बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता था और फिर शिकार की तकसीम ताकत की बुनियाद पर होती थी। जो ज्यादा ताकतवर होता था वो पेट भर लेता था और जो कमजोर थे उन्हें भूखा रहना पड़ता था। तो मैंने ये मुमासलत महसूस की और मैं तो सिर्फ देखने वाला था। अदवार में तहरीफ भला मेरे बस की बात थी। बहरसूरत मैंने पिंकी की मदद करने का फैसला कर लिया। टोनी से मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, पिंकी से भी नहीं थी, लेकिन मैं अपना एक मकाम बनाना चाहता था। और अब जबकि सलानूस भी यहाँ से चला गया था
और मुझे खुद इसी दुनिया में वक्त गुजारना था, तो क्यों ना भांत भांत के लोगों से मिलता और इस दुनिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करता कि मालूमात तो मेरा मिशन था। तो फिर अपना खेल कब शुरू कर रहे हो गोल्ड? पिंकी ने पूछा। यह फैसला करना तुम्हारा काम है पिंकी, मैंने जवाब दिया। दरअसल मैं नहीं चाहती कि लॉन्च समंदर में बहुत दूर तक चली जाए। जिस जगह इस लॉन्च को जाना है वहां तक का फासला बहुत ज्यादा नहीं है और हमारी रवानगी की इत्तला इन लोगों को मिल चुकी है। चुनाचे हमें जल्द से जल्द ये काम करके अपना रुख बदल लेना चाहिए। जब हम वहां पहुंचेंगे जहां इस लॉन्च को जाना है तो इन लोगों को तशवीश होगी, कोई यह सोच भी नहीं सकेगा कि लॉन्च पर इस तरह से किसी का कब्जा हो गया है। चुनाचे वो तहकीकाती मिशन पर निकलेंगे और चंद रोज इसमें मसरूफ रहेंगे। इसके बाद इन्हें कुछ शुबा हुआ तो वो इन जजायर का रुख करेंगे जहाँ चोरी की लाशें फरोख्त होती हैं। इस हालत में हमें अच्छा खासा वक्त मिल जाएगा, लेकिन बेहतर यही है कि हम अपना काम जल्द से जल्द कर लें, पिंकी ने कहा। जब तुम कहो पिंकी, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। अगर तुम चाहो तो अभी और इसी वक्त, मैंने कहा। थोड़ी देर इंतजार कर लो, ये लोग अभी ऐसी कोई बात सोच भी नहीं सकते। इस सिलसिला में हमें चंद बातों का ख्याल रखना है गोल्ड। कैसी बात है? मैंने सवाल किया। लॉन्च पर हथियार मौजूद हैं। मैंने कोशिश की है कि किसी के पास कोई मोहलक हथियार न रहने दूं। मैंने इंतहाई चालाकी से टोनी का पिस्तौल भी खाली कर दिया है, लेकिन इसके बाद हमें इस बात का इम्कान और इसे मद्देनजर रखना चाहिए कि मुमकिन है किसी के पास हथियार मौजूद ही हो जो हमारी नजरों से पोशीदा हो। मैं हथियारों की परवाह नहीं करता पिंकी, मैं इनसे निमट सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हमें खतरा मोल लेने की जरूरत ही क्या है। मैं इसके लिए एक छोटा सा बंदोबस्त कर चुकी हूँ, इस पर अमल करूंगी। क्या बंदोबस्त किया तुमने? मैंने पूछा। मैंने एक स्टेन गन इन लोगों की निगाहों से छुपाकर लॉन्च पर पहुंचा दी है। अभी थोड़ी देर के बाद जब समंदर में हमारा ड्रामा शुरू होगा तो मैं इस स्टेन गन को लेकर इस बुलंद जगह खड़ी हो जाऊंगी जहां से मैं पूरी लॉन्च पर निगाह रख सकती हूँ, और फिर तुम इन सब को उठा उठा कर समंदर में फेंक देना। ओह, लेकिन इस खुले समंदर में तो लोग जिंदा ना बच सकेंगे। इनका जिंदा ना बचना ही बेहतर है, पिंकी ने जहरीले लहजे में कहा। इनमें तुम्हारा साथी टोनी भी होगा? मैंने ताज्जुब से पूछा। हाँ, क्यों नहीं। प्रोफेसर, जमाना कदीम की वो खूनखार औरतें मुझे याद आ गईं जो इंसानी जिंदगी की कोई हकीकत नहीं समझती थी। ये औरतें भी रूप बदले हुए थीं, लेकिन थीं इन्हीं में से। मैं कदम कदम पर इस दौर के लोगों का और गुजरे हुए अदवार के लोगों का मुवाजना कर रहा था, और मुझे लग रहा था कि कल के और आज के इंसान में कोई फर्क नहीं है। तहजीब ने इंसान की शक्ल बदल दी है, इसकी सोच और इसकी फितरत की दरिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि यह मुमकिन है प्रोफेसर के इस दौर का इंसान दरिंदगी में भी तरक्की इख्तियार कर चुका हो, क्योंकि वो ज़हीन है। ये औरत जिससे बेपनाह उल्फत और मोहब्बत का इजहार करती थी और जिसके साथ इसने तवील वक्त गुजारा था, इसी की मौत की ख्वाहिशमंद थी और इसे कत्ल करने में इसे कोई आर नहीं थी। तुम्हें इसकी मौत का अफसोस नहीं होगा पिंकी? मैंने पूछा। अफसोस? पिंकी बदस्तूर जहरीले लहजे में बोली। दरअसल तुम सादा सी दुनिया के एक सादा से इंसान हो गोल्ड। यह दुनिया तुम्हारी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। क्या सिर्फ मैं टोनी से दिलचस्पी रखती हूँ? क्या मतलब? वो भी तो मुझे अपना दोस्त समझता है। हाँ, मेरा ख्याल भी यही है, लेकिन यकीन करो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो अपने हाथों से मुझे ज़िबा कर देगा। बदलते हुए अदवार ने इंसान को जल्लाद बना दिया है। रिश्तों और मोहब्बतों को आजमाइश की तराजू तक जाना पड़ता है और अमूमन दौलत का पलड़ा भारी रहता है। दौलत के इवज़ औलादें फरोख्त की जाती हैं, इज्जत बेची जाती है। अभी बाज सर फिरे कदरों की लकीर पीटते नजर आ जाते हैं, लेकिन वो हमेशा खिसारे में रहते हैं और तुम खिसारे में नहीं रहना चाहती। तो ठीक है पिंकी, मैं तुमसे ताउन का वादा कर चुका हूँ, ताउन करूंगा। तुम बेफिक्र रहो और अपने मकासद पर अमल करो, मैंने कहा, और पिंकी ने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिला दी। तहद्दे निगाह वसी और बेकरार समंदर, ऊपर आसमान, कोई तब्दीली नहीं थी फिजाओं में। इस खित्ता ज़मीन पर मौजूद लोगों ने हालात बदल लिए थे, ज़मीन की शक्ल बदल ली थी। तमाना कदीम के खूनी ड्रामे अब भी खेले जाते हैं। खित्ता ज़मीन के लिए ज़रूर जवाहिर के लिए जंग अब भी जारी थी। और प्रोफेसर, इस वक्त मैंने एक अनोखी बात सोची। मैंने सोचा कि मैं तो हर दौर के इंसान के ताबे रहा हूँ। लोगों ने जिस तरह चाहा है मुझे इस्तेमाल किया, लेकिन कहीं मैंने अपनी सोच के मुताबिक कोई तब्दीली की और कहीं मैं खुद दूसरों के रंग में ढल गया। अब भी वही बात थी। लॉन्च पर काम करने वाले सरकश और भागी किस्म के लोग थे, वो किसी को खातिर में नहीं लाते थे। मेरी जानिब भी बहुत सी निगाहें मुतहय्यराना अंदाज में उठी थी। यह दुश्मनी की बुनियाद न थी, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हम एक औरत का ताबे हूं और इसके कहने से इन सबको जिंदगी से दूर करने के लिए तैयार था। मैं मुंतजिर था कि कब पिंकी की तरफ से इशारा हो और मैं अपना काम शुरू कर दूं। फिर उस वक्त जब सूरज ढलने पर था और धूप की तेज रोशनी खत्म हो चुकी थी, मैंने इस बुलंद जगह की जानिब देखा। वहां मुझे पिंकी नजर आई। पिंकी के हाथ में वक्त का हथियार था, लंबी सी नाल वाला एक हथियार जिससे वो आग बरसाती थी।
इसी आग बरसाने वाले हथियार से गुलजमान ने मुझको हलाक करने की कोशिश की थी, और इन लोगों ने भी, जो पुलिस वाले कहलाते थे। लेकिन सबने देखा था कि वक्त का ये हथियार मेरे लिए नाकारा है। गोया मैं अपनी हैसियत में आज भी इतना ही सरबुलंद था, और इसीलिए मुझे इन तमाम चीज़ों की कोई फिक्र नहीं थी। फिर पिंकी ने दोनों हाथ बुलंद किए और मैंने अपने नज़दीक खड़े हुए शख्स को उठाकर पानी में फेंक दिया। पानी में गिरने वाले शख्स की चीख बड़ी भयानक थी। वो बेचारा ये भी ना समझ सका था कि मैं अचानक इसका दुश्मन क्यों बन गया था। इसके साथियों ने उसकी चीख सुनी और इन सब को तैश आ गया। ए, क्या किया तुमने पागल और वैशी इंसान, तुझे क्या हो गया? 3-4 आदमी मेरी तरफ दौड़े, लेकिन मैं इनके इस्तेमाल के लिए तैयार खड़ा था। यके बाद दीगरे वो चारों भी पानी में जा पड़े और अब बाकायदा हंगामा हो गया। वो लोग जिनके हाथ में कोई भी हथियार आया मुझ पर पिल पड़े। चारों तरफ से उनकी योरश हो रही थी और मैं इनमें से एक एक को उठाकर पानी में फेंक रहा था। मैं चाहता तो उनकी हड्डियां वहीं सुरमा कर सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि पानी में गिरने के बाद वो खुद अपनी जिंदगी के लिए जिद्दोजहद करें, और जो जिद्दोजहद में कामयाबी का अहल हो वो अपनी जिंदगी बचा ले जाए। जरा सी देर में पूरी लांच शोर से गूंज रही थी। तब टोनी और उसके साथी आ गए। उन्होंने चीख चीख कर मुझे आवाजें दी, गोल्ड क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है ये? गोल्ड हट जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, बाज आ जाओ गोल्ड, टोनी ने कहा। और फिर उसने शायद वो हथियार निकाल लिया जिससे उसने मुझे गोली मारने की धमकी दी थी, लेकिन वो हथियार पिंकी की साजिश की वजह से बेकार हो चुका था। टोनी ने मुतहय्यराना अंदाज में उसे देखा और फिर वो एक लोहे का लंबा डंडा लेकर मेरी जानिब बढ़ा। उसने वो डंडा मेरे सर पर मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने डंडा पकड़ लिया। दूसरे लम्हे टोनी भी मेरी गिरफ्त में था, और जाहिर है प्रोफेसर मेरी गिरफ्त ऐसी नहीं होती जिससे टोनी निकल सकता। तुम्हें क्या हो गया गोल्ड, क्या तुम पागल हो गए और मुझे छोड़ दो? टोनी ने कहा और मैंने उसे पानी में छोड़ दिया। टोनी भी दूसरे लोगों की तरह पानी में हाथ पांव मार रहा था, और उसके बाद लांच पर काम करने वाले तमाम अफराद ही मेरे खिलाफ नबुर्द आजमा हो गए थे। पिंकी अपनी जगह खड़ी हुई दिलचस्प निगाहों से मेरी इस काविश को देख रही थी। उसे शायद एहसास हो रहा था कि उसने जो फैसला किया था वो गलत नहीं था। बिलाशुबा उसने एक आदमी पर भरोसा करके अपनी जान खतरे में डाली थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि इसका मतलूबा शख्स जिस पर उसने इतना भरोसा कर लिया है इस भरोसे के काबिल साबित होगा या नहीं। और इस वक्त अगर वो इतने सारे लोगों के काबू में आ गया तब फिर लाजमी अमर था कि वो पिंकी का नाम भी इस साजिश में शामिल कर देता, और उसके बाद पिंकी को अपनी जिंदगी बचाना मुश्किल हो जाती। लेकिन पिंकी की खुशबख्ती थी कि मुझ जैसा आदमी उसका मददगार था, जिसके बारे में वो इतने वसूख से सोच भी नहीं सकती थी। बिलाकर मैंने लांच के आखिरी आदमी को भी पानी में उछाल दिया। लांच बदस्तूर अपना सफर तय कर रही थी। शायद उसे चलाने के लिए किसी खास शख्स की जरूरत नहीं होती थी, और न ही बादमानों की मानिद जो हवाओं के ताबे होते थे। लांच से काफी पीछे डूबने वालों की आवाजें उबर और डूब रही थी, और उसके साथ ही पिंकी के कह के भी। फिर वो नीचे उतर आई। वो दौड़ती हुई मेरे नजदीक आ गई थी। फिर वो मुझसे लिपट गई। वो मेरे पूरे वजूद को चूम रही थी और बेपनाह खुश नजर आ रही थी, और मैं ज़माने कदीम की इन हस्तियों को याद कर रहा था जो इससे मुख्तलिफ न थी। तब मैंने उसके दोनों शाने पकड़ लिए और उसे उसकी वहशत से रोका। और गोल्ड, तुम वाकई गोल्ड हो, गोल्ड ही गोल्ड, उसने हंसते हुए कहा। बहुत खुश नजर आ रही हो पिंकी, मैंने उसके शाने पकड़ते हुए कहा। हाँ गोल्ड, बेपनाह खुश, बेपनाह। तुम नहीं समझते कि अब हमारी हैसियत क्या है। इस लांच को फरोख्त करने के बाद हम अमीर तरीन लोगों में शुमार होंगे, और फिर यूरोप वापस पहुंचकर हम एक आला तरीन तर्ज जिंदगी इख्तियार करेंगे। क्या रखा है इस स्मगलिंग के कारोबार में? सारी जिंदगी दाव पर लगा दो और रहो वहीं के वहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी यही प्लानिंग की थी गोल्ड। मैंने सोचा था कि किसी वक्त अपने साथियों को ही काट कर अपनी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करूंगी, और यकीन करो गोल्ड, तुम इसमें मेरे मुआवन रहे हो। तुम मेरी जिंदगी के सबसे बड़े साथी होगे। मैं एहसान मानने वालों में से हूं। मैं एक अच्छी जिंदगी की ख्वाहिशमंद हूं। मैं मुतलिकुल अनान रहना चाहती थी, और इस ग्रोह में रहकर मैं कुछ भी ना बन सकी थी। गोल्ड, मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब हम मुसरत का रक्स बर्पा करें। वो जबरदस्ती मेरी कमर से लिपट गई और इठलाने लगी, लेकिन वो मुझे रक्स पर आमादा नहीं कर सकी थी। देर तक वो मुझे जुम्बिश देने की कोशिश करती रही, और फिर थक कर उसने मुझे चूम लिया। तुम तो चट्टान हो, भला मैं तुम्हें कैसे हिला सकती हूँ? थोड़ी देर पहले मेरे जहन पर जो गुबार छाया हुआ था वो पिंकी के उस लम्स ने दूर कर दिया, और मेरे हाथ भी उसकी कमर के गिर्द हमायल हो गए। तब मैं उसे लिए उस कैबिन की तरफ बढ़ गया जहां पहले टोनी और दूसरे लोग मौजूद थे। लांच बदस्तूर सफर कर रही थी। कैबिन में पहुंचकर मैंने पिंकी से पूछा, ये बताओ पिंकी, क्या ये जहाज खुद ब खुद चलता है? हाँ, लेकिन हम इसे तन्हा नहीं छोड़ सकते। इसका रुख हमें कंट्रोल करना पड़ता है, वरना मुमकिन है ये किसी चट्टानी इलाके की तरफ जा निकले या किसी और जहाज के करीब होकर इससे टकरा जाए। तो इस पर काबू रखने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? मैंने पूछा।
मैं तुम्हें बताती हूँ, पिंकी ने कहा, और मैं भी जज्बात के संगामे से निकल आया जिसने मुझे ये सवाल करने पर मजबूर कर दिया था। ठीक ही तो था, समंदर के सीने पर यह रंग रलियां बनाना मुनासिब नहीं लगता, खास तौर पर उस सूरत में जबकि इस जहाज को संभालना भी हमारा ही काम हो। पिंकी मुझे लेकर जहाज के उस हिस्से पर पहुंची जहां उसकी मशीन थी। फिर उसने मुझे उस जहाज को काबू करने का तरीका समझाया। मुझसे माजूज हो रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मशीन हर चीज पर काबिज किस तरह हो गई है। कौन सी कुव्वत इन मशीनों को रवां करती है पिंकी? मैं दिलचस्पी से लांच की मशीन को देखते हुए कहा। तेल जो जमीन से निकलता है और जिसके बारे में तुम बता चुकी हो। हाँ, इंसान ने बेपनाह वसाइल हासिल कर लिए हैं पिंकी। मुझे हैरत होती है तुम लोगों ने इन चीजों के हसूल में सख्त मेहनत की होगी। हाँ, गुजरने वालों ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है और आज भी लोग हर मरहले को हल करने के लिए कोशियां रहते हैं। तुम लोग इन्हें एहतराम से याद रखते हो। हाँ, वो इंसान दोस्त कहलाते हैं और वो इस काबिल हैं। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। तुम्हारे सवालात बाज़ औक़ात मेरे लिए बड़े हैरत अंगेज होते हैं गोल्ड। मैंने कई बार तुम्हारे बारे में सोचा है। क्यों? अगर तुम किसी सादा सी बस्ती के बाशिंदे हो तब तुम्हारे ख्यालात भी महदूद होने चाहिए। तुम हर लिहाज से हैरत अंगेज हो, पिंकी ने कहा और मैं मुस्कुराने लगा। पिंकी मुतमईन थी। अंदाजे के मुताबिक अब वो रास्ते पर लग गई थी जो उसके ख्याल के मुताबिक पॉइंट 80 की तरफ जाता था। ये जुमला भी उसी ने मुझे बताया था, वरना मैं नहीं जानता था कि पॉइंट क्या होता है और उसने जिन जज़ायर की मुझे तफसील बताई है इन्हें इस नाम से क्यों पुकारा जाता है। बहरसूरत वो समुद्री रास्तों की माहिर मालूम होती थी और उसने मुझे भी यही बताया था कि वो इन रास्तों पर सफ़र करती रही है। चुनाचे जब वो मुतमईन थी तो फिर मुझे भी किसी बात की क्या परवाह थी। यूं भी अगर इसका ये जहाज किसी समुद्री चट्टान से टकरा जाता या कहीं घर खो जाए तो इसका असर सिर्फ पिंकी के ज़ात पर पड़ सकता था। वो अपने ख्वाबों को आंखों में सजाए समंदर की गहराइयों में गुम हो जाती और मैं फिर उबरता किसी ऐसी जगह जो मुख्तलिफ होती, मुमकिन है इस दुनिया से ही मुख्तलिफ। चुनाचे मुझे इन तमाम चीज़ों की परवाह नहीं थी। जब जहाज की रोशनियां जल उठी तो पिंकी की आंखों में खुमार भर आया। गोल्ड, तुम मेरी जिंदगी में वो वक्त लेकर आए हो जिसकी ख्वाहिश मैंने बचपन से की है और इंसान अगर अपनी देरीना ख्वाहिशों को सामने ऐसी हैसियतों में महसूस करे कि उन पर उसकी दस्तरस हो और उसके वो सारे ख्वाब पूरे हो चुके हों जो वो देखता रहा है, फिर उसकी खुशियों का एक ही मरकज़ होता है, वो जिसने उसे खुशियों से हमकदार किया है। मैं नहीं कह सकती गोल्ड के मेरे बारे में तुम्हारे क्या ख्यालात है, लेकिन मैं अब तुम्हें हर हैसियत से कबूल कर चुकी हूँ। अपना मददगार, अपना मोहसिन और अपनी ज़िंदगी का वो साथी जिसके बाद ज़िंदगी तनहा नहीं रहती बल्कि किसी दूसरे के साथ साथ चलती है। क्या तुम मुझे इस हैसियत से कबूल कर लोगे? और प्रोफेसर औरत आज फिर मेरी अजमत का एतराफ़ कर रही थी। अंदाज बदला हुआ था लेकिन अल्फाज वही थे, वो अल्फाज जो इससे कबल मैं कई बार सुन चुका था। हर सदी में हर औरत ने मुझसे इसी अंदाज में अपनी चाहत का इजहार किया था और जिस अंदाज में मैंने उसे जवाब दिया, भला पिंकी उससे क्यों महरूम रहती। चुनाचे हमारे दरमियान फासले ख़त्म हो गए। मैंने अल्फाज से नहीं अमल से इजहार किया कि पिंकी की ये पेशकश मुझे कबूल है और मैं अपनी उस मदद का मुआवजा वसूल करने के लिए तैयार हूँ जो मैंने की है। और जब मेरी आगोश में छुपी हुई पिंकी ने सूरज की पहली किरण देखी तो वो उछल पड़ी। और गोल्ड, मेरा ख्याल है हम अपनी मंजिल तक आ पहुंचे हैं। हो सकता है कि हम इससे कुछ आगे निकल आए हों। मुझे तुम्हारे पुरस्कून कुर्ब में नींद आ गई थी, तो फिर उठ जाओ। पिंकी अपनी जगह से उठ गई। मैं भी उसके साथ कैबिन से बाहर निकल आया था। यह अजीबोगरीब समुद्री जहाज पानी के सीने पर उसी तरह रवां दवां था। हमने बहुत दूर एक भूरी लकीर देखी और पिंकी समत बताने वाले आले के नज़दीक पहुंचकर यह अंदाज़ा करने लगी कि हमारे छोटे से जहाज का रुख उस लकीर की जानिब है या हम इससे बचकर निकल आए हैं। फिर उसने मुस्कुराते हुए गर्दन झटकी और कहने लगी, ओह डियर, हम इसके बिल्कुल करीब हैं। अगर हम चंद घंटे और चलते रहते तो इससे आगे निकल सकते थे। कोई आप तुम्हें इस जहाज का रुख बदलना पड़ेगा? मैंने पूछा। मैं अभी ये कार्रवाई करती हूँ, मेरा ख्याल है हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पिंकी ने कहा और फिर वो जहाज की मशीन की तरफ मुतवज्जा हो गई। मैं इस छोटी सी मशीन के जरिए समंदर में चलते हुए देव हैकल जहाज का रुख बदलते हुए महसूस किया और भूरी लकीर नुमाया होती चली गई। फिर जब सूरज पूरी तरह बुलंद हुआ तो हम उस लकीर के नज़दीक थे जिसके किनारे पर सरसब्ज दरख्त नजर आ रहे थे और यही गालबन पिंकी का मतलूबा जजीरा था। पिंकी बहुत खुश नजर आ रही थी, उसकी आंखों से मुसरत का इजहार हो रहा था। फिर उसने लॉन्च का इंजन बंद कर दिया और उसे समंदर में ठहराने के इंतजामात करने लगी। वो मुकम्मल तौर पर इस सारी कार्रवाई से वाकिफ थी और इन सारे कामों से फारिग होकर हम जजीरे पर पहुंच गए। जजीरा वीरान था लेकिन इंसान की पहुंच के इंतजामात से खाली नहीं था। सबसे पहले पिंकी ने एक बुलंद मकाम का रुख किया और ऊपर पहुंचकर चारों तरफ देखने लगी। फिर उसके होंठों से सीटी किसी आवाज़ निकली और उसने मुझे ऊपर आने का इशारा किया। मैं भी एक तवील सांस लेकर ऊपर पहुंच गया। क्या बात है पिंकी? मेरा ख्याल था हम यहाँ तनहा है।
तो फिर तन्हा नहीं है, वो देखो। पिंकी ने एक तरफ इशारा किया और मैं उस जानिब देखने लगा। एक अजीम शान जहाज जजीरे के अकबी हिस्से में खड़ा हुआ था और उसके गिर्द लोग चलते फिरते नजर आ रहे थे। ये कौन लोग हैं? काले सौदागर। पिंकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? वो लोग जो इस जैसी लांचों को खरीदने आते हैं। हाँ, लेकिन इसमें उलझने भी पेश आती होंगी। कैसी उलझने? अब जैसे तुम तन्हा हो, या फिर यूं समझो कि हम 2 अफराद हैं, जबकि जहाज में बेशुमार लोग मौजूद हैं। अगर वो बददियानती का मुजाहरा करें तो हाँ, ऐसे हादसे हो जाते हैं। पिंकी किसी कदर खौफजदा लहजे में बोली। ऐसी सूरत में तुम क्या करोगी? दरअसल ये जिंदगी हादसात ही है गोल्ड। हमें हर कदम पर नित नए हंगामों से निमटने के लिए तैयार रहना पड़ता है। बाज़-औक़ात वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। हर कदम पर जिद्दोजहद ज़रूरी है और हमारी कोशिशें नाकाम भी होती रहती हैं। अगर वो लोग तुम्हारे माल पर कब्जा कर लें तो? हाँ, हमने भी तो किसी के माल पर कब्जा किया है। ये हमारी बदबख्ती है कि इस वक्त यहाँ दूसरे जहाज मौजूद नहीं है। क्या मतलब? इस वक्त कोई दिक्कत नहीं होती जब सौदागरों के बहुत से जहाज यहाँ होते हैं। माल की कीमत भी अच्छी मिलती है क्योंकि इनके दरमियान मुकाबला होता है। लेकिन इस वक्त एक जहाज है और ना जाने किसका है। तो क्या ज़रूरी है कि हम इस जहाज से राब्ता कायम करें? हम नहीं करेंगे, उन्होंने हमें देख लिया होगा। क्यों? हम उनकी तरफ तो नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पास ऐसे हालात होते हैं कि समंदर ही में हमें दूर से देख लिया जाए। बहरहाल ये दौर आलात का दौर है। इंसान ने अपनी ज़रूरत के लिए न जाने क्या क्या इंतजामात किए। लेकिन ठीक है पिंकी, हम इन हालात का मुकाबला भी करेंगे। तुम अगर चाहो तो दूसरे जहाज़ों का इंतज़ार करो। हम माल इनके हाथ फरोख्त नहीं करेंगे। नहीं गोल्ड, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? मैंने चौंक कर पूछा। हम इससे पहले इस माल को फरोख्त करेंगे जब हमारे गिरोह को इस बारे में मालूम हो जाए कि हम क्या कार्रवाई कर चुके हैं। दरअसल बेशुमार उलझने हैं जिनमें हम फंसे हुए हैं। मैं तुमसे कौन कौन सी बातों का तज़किरा करूं? बहरहाल तुम परेशान ना हो, यहाँ तक तो हम आ ही गए हैं। इसके बाद की कार्रवाई मेरी जिम्मेदारी है।